नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्यूब टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं तथा आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। यानी कि आज हम ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे तथा आज हम ट्रांसफार्मर टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आपको वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखना है तथा वीडियो को शेयर करते हुए चलना है तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उसका आंसर जरूर देना है। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 30% होती है, ऑप्शन बी 75% होती है, ऑप्शन सी 0% होती है, ऑप्शन डी 50% होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो रियल ट्रांसफार्मर या वास्तविक ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, जो घर्षण हानियाँ होती है वो होती है 0%। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है, जो घर्षण हानियाँ होती है वो 0% क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग यानी इसके अंतर्गत घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत घूमने वाला भाग नहीं होगा तो क्या होगा? घर्षण हानियाँ होगी वह भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है, यानी ग्लास के साथ में हम सिलिका जेल को फिट करते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे, यानी कि जो उसमें रंग होता है वो दिखाई देता रहना चाहिए। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग नीले से बदलकर कैसा हो जाता है? तो यानी कि आपको बताना है, जो ब्रीदर है, जो सिलिका जेल है, उसको नमी सोखने के बाद में, यानी कि इसने नमी सोख लिया है, इससे पहले कौन से कलर की है? ये दे रखा है नीले कलर की है, यानी शुष्क अवस्था में नीले कलर की है। और नमी सोखने के बाद में इसका कलर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल हो जाएगा, ऑप्शन बी गुलाबी हो जाएगा, ऑप्शन सी नारंगी हो जाएगा, ऑप्शन डी सफ़ेद हो जाएगा। तो आप सबको ध्यान रखना है, नमी सोखने के बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, यानी कि गुलाबी कलर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आप सभी को इसके अलावा ध्यान रखना है, जो सिलिका जेल होती है इसका दोबारा रीयूज यानी कि दोबारा इसको उपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको पकाकर दोबारा रीयूज किया जा सकता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो सिलिका जेल होती है इसका रीयूज कैसे कितने तापमान पर करते हैं? 120 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रीयूज करते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक परिणामित्र एक युक्ति है जो, यानी कि एक ट्रांसफार्मर होता है, ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह युक्ति है, वह क्या करती है? ऑप्शन ए एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, ऑप्शन बी डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, ऑप्शन सी स्टेप अप और डाउन एसी विभव तथा धाराओं का, यानी कि वोल्टेज और धाराओं का एसी में स्टेप डाउन करती है, ऑप्शन डी स्टेप अप एंड डाउन डीसी वोल्टेज एंड करंट, यानी कि जो डीसी वोल्टेज, यानी डीसी आ गया यहाँ पर तो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? डीसी पर कार्य नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है? स्टेप अप डाउन होता है, यानी ऐसी धाराओं को स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज और विभव को करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो एसी को डीसी में बदलता है वो क्या कहलाता है? डायोड। इसे हम क्या कहते हैं? डायोड या रेक्टिफायर कहते हैं। और डीसी को एसी में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में ऑयल का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए इंसुलेशन और कूलिंग देना, ऑप्शन बी बिजली गिरने के विरुद्ध सुरक्षा करना, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा करना, ऑप्शन डी गतिमान अंगों को लुब्रिकेट करना। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वह क्या कार्य करता है? इंसुलेशन और कूलिंग देने का यह कार्य करता है, यानी कि प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर कोर का पटलन निम्नलिखित में से घटाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर कोर होती है, ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है 0.35 से 0.50 तक इसकी मोटाई होती है तथा इसको पटलित, यानी जो पटलित किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एडी करंट लॉसेज, यानी भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए, ऑप्शन डी भंवरधारा तथा हिस्टेरिसिस हानियों दोनों को कम करने के लिए, ऑप्शन डी ओमिक हानियों को कम करने के लिए। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है इसको पटलित किया जाता है, वह क्यों किया जाता है? भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए इसको पटलित किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जो ये
पतली तो कोर होती है, ये कोर किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर कोर होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है आपको ध्यान रखना है, स्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए इसका सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर हानियां होती है वह किस में होती है? ऑप्शन ए कोर में होती है, ऑप्शन बी वाइंडिंग में होती है, ऑप्शन सी मेन बॉडी में होती है, ऑप्शन डी बुशिंग में होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो कॉपर हानियां होती है, कॉपर हानियां किस में होती है? यह वाइंडिंग, यानी ये वाइंडिंग के अंतर्गत होती है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी की जगह यदि ये पूछा जाता ट्रांसफार्मर में लोहानियां किस में होती है, तो आपको ध्यान रखना है जो कोर होती है इसके अंतर्गत क्या होती है? लोहानियां, इसके अंतर्गत लोहानियां उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? कोर इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इसके अंतर्गत जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है इनके बीच में वह कितना होता है? ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी 1 किलो ओम होता है, ऑप्शन सी 100 किलो ओम होता है, ऑप्शन डी अनंत। तो आप सबको ध्यान रखना है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह क्या होती है? वो आपस में टच नहीं होती है, यानी कि उनके बीच में क्या होता है? ये गैप होता है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित पर कार्य करता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस पर कार्य करता है? ऑप्शन है केवल जो एसी सप्लाई ओनली, यानी कि केवल अल्टरनेटिंग करंट होता है इस पर कार्य करता है। ऑप्शन बी एसी एंड डीसी सप्लाई पर, ऑप्शन सी डीसी सप्लाई पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी किसी पर भी कार्य नहीं करता है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस पर कार्य करता है? यह केवल एसी करंट पर कार्य करता है। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, यह एसी पर ही कार्य करता है। और यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सबको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। यदि हम डीसी पर इसको चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी वाइंडिंग होती है वह जल सकती है, यानी कि कल एग्जाम में पूछा जाता ट्रांसफार्मर को डीसी पर चलाएंगे तो क्या होगा? इसकी वाइंडिंग जल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, ये दक्षता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 98%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 80%। तो आप सबको ध्यान रखना है जो आइडियल ट्रांसफार्मर, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी दक्षता कितनी होती है? 98% के समथिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें जो हानियां होती है वो क्या होती है? हानियां नगण्य, यानी कि न के मात्र इसमें हानियां होती है, इसलिए इसकी दक्षता कितनी होती है? अधिकतम होती है, 98% तक होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जो अच्छे शीतलन द्रव के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, यानी कि वो गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन बी बेहतर ऊष्मा चालकता, ऑप्शन सी निम्न सहायता, ऑप्शन डी हवा में रखने पर सरलतापूर्वक आर्द्रता अवशोषण। तो आप सबको ध्यान रखना है जो अच्छे शीतलन द्रव के गुण होता है वो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? हवा में रखने पर उनमें सरलता से आर्द्रता अवशोषित नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह इसका गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करती है। जो बुकोल्ज रिले होती है जो ट्रांसफार्मर की किससे सुरक्षा करती है? ऑप्शन ए सभी किस्म के आंतरिक दोष से, ऑप्शन बी टर्न से टर्न तक दोष, ऑप्शन सी वाइंडिंग से क्रोड तक दोष, ऑप्शन डी क्रोड से वाइंडिंग तक दोष। तो आप सबको ध्यान रखना है जो बुकोल्ज रिले होती है वह जो ट्रांसफार्मर में कोई भी अगर आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाता है तो उससे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है, यानी कि वह उसको अलग कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, यानी सभी किस्म के आंतरिक दोष से यह सुरक्षा करने का कार्य करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है, यानी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वह किसके अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए वोल्ट में की जाती है, ऑप्शन बी एम्पियर में, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन डी वाट में। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है वो किसमें की जाती है, केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसमें किलो वोल्ट एम्पियर नहीं है तो किसमें की जाएगी, वोल्ट एम्पियर इसमें दे रखा है। तो इसके अनुसार ऑप्शन के आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग की जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है, जो वाट होता है किसका मात्रक होता है, यह शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और एम्पियर किसका होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका होता है, विभव या वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में वर्गों की संख्या अधिक होती है। जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है तो किस वर्ग में संख्या अधिक होती है। ऑप्शन ए प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाइंडिंग में होती है, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में होती है, ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जिसमें इसमें पूछा गया है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में वर्गों की संख्या अधिक होती है। तो अधिक कहाँ पर होती है, जहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहीं पे टर्नों की संख्या, यानी कि उसमें वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होती है वह अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ भी उसमें टर्नों की संख्या अधिकतम होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है तथा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको ट्रांसफार्मर से आने वाले क्वेश्चन में मदद मिल सके। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है, यानी कि आपको बताना है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कितना होता है। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी बराबर होता है, ऑप्शन सी ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप सबको ध्यान रखना है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वह कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में जो हम ट्रांसफार्मर होता है इसमें लो हानि आयरन लॉसेज ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नो लोड परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी ओवरलोड परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी खुला परिपथ परीक्षण, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट या परिपथ दोष परीक्षण किया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो लो हानि ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर परीक्षण किया जाता है वह किया जाता है ओपन टेस्ट परीक्षण, यानी कि खुला पथ परिपथ परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट लो हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं, तथा ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ताम्र हानि, यानी कि ताम्र हानि जो टेस्ट करते हैं वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है, तथा लो हानि ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ टेस्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर आपको बताना है जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी किरचॉफ का धारा नियम, ऑप्शन डी फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप सबको ध्यान रखना, जो ट्रांसफार्मर होता है वह फेराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है स्कॉट संयोजन को बदलने में उपयोग किया जाता है, यानी कि स्कॉट संयोजन होता है उसका प्रयोग किसे बदलने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए सिंगल फेज आपूर्ति को 3 फेज में, ऑप्शन बी एकल फेज आपूर्ति को 2 फेज में, ऑप्शन सी स्टार संपत्ति प्राथमिक को डेल्टा संपर्कित में, ऑप्शन डी 2 फेज, यानी कि दे रखा है 2 फेज आपूर्ति में 3 चरण की आपूर्ति में। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो स्कॉट संयोजन किया जाता है वह 2 फेज आपूर्ति को 3 फेज में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 2 फेज आपूर्ति को 3 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए स्कॉट संयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा,
यानी कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति को बदलेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए, तांबे की क्षतियाँ बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, तांबे की क्षतियाँ कम हो जाती है। ऑप्शन सी, तांबे की क्षतियाँ अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान बदलेंगे तो उसके तांबे की क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉपर लॉसेज रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो तांबे की क्षतियाँ होती है वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे भार बढ़ाएंगे तो कौन सी क्षति अधिक बदलेगी? ऑप्शन ए, हिस्टेरिसिस हानि। ऑप्शन बी, भंवरधारा हानि। ऑप्शन सी, तामा हानि। ऑप्शन डी, कोर हानि। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यदि जैसे जैसे भार बदलता है तो उसकी ताम्र हानि का मान सबसे अधिक बदलता है, जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे ताम्र हानि का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांसफार्मर में को वह क्षति ताम्र हानि है जो भार के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है, जो हिस्टेरिसिस हानि और भंवरधारा हानि होती है यह किसका रूप होती है? यह कोर हानि का दो प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति में परिवर्तित के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है, यानी कि आपको बताना है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति में परिवर्तित के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन ए, वोल्टता। ऑप्शन बी, धारा। ऑप्शन सी, आवृत्ति। ऑप्शन डी, धारिता। तो आपको बताना है जिस किसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसके तथा उसमें धारा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंजेबल होती है। विद्युत शक्ति की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में धारा स्थानांतरित होती है या वोल्टता स्थानांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मापन हेतु किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं उच्च वोल्टता मापन के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, जिसके द्वितीयक में लपेटों की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन बी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन सी, जो लाइन के श्रेणी में संयोजित होता है। ऑप्शन डी, जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है, उच्च वोल्टता मापने के लिए विभव, यानी कि किसका? विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और जो विभव ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको ध्यान रखना है, जो विभव ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो धारा ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेप अप। जो धारा ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप तथा विभव ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसके अंतर्गत प्राथमिक में टर्नों की संख्या द्वितीयक से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है, यानी कि जो सेफ्टी रिले की तरह कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए, एक्सप्लोजन वेंट। ऑप्शन बी, एयर डक्ट। ऑप्शन सी, टेम्परेचर गेज। ऑप्शन डी, बकौल्ज रिले। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बकौल्ज रिले। जो बकौल्ज रिले होती है एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले की तरह कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? जो ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच होता है, यह टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए, प्राथमिक वाइंडिंग से। ऑप्शन बी, द्वितीयक वाइंडिंग से। ऑप्शन सी, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग से। ऑप्शन डी, सीधे एचटी लाइन से। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो टेपिंग स्विच होता है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है किससे जुड़ा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग। जो टेपिंग स्विच होता है वह हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है दो
क्या दे रखा है, दो ट्रांसफार्मर दे रखे हैं जिसका तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख शर्त है, यानी कि जो दो ट्रांसफार्मर है उनके तुल्यकालिता करनी है तो उसका प्रमुख शर्त क्या होगी। ऑप्शन ए गति और भार बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी गति फ्रीक्वेंसी भार एक समान होना चाहिए। ऑप्शन सी गति और उत्तेजक वोल्टेज समान होना चाहिए। ऑप्शन डी आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि जो यदि तुल्यकालिक की प्रमुख शर्तें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का मान समान होना चाहिए, वोल्टेज और फेज अनुक्रम, मेन तो है फेज अनुक्रम भी उनका समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर प्रचालन, यानी समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है, यानी कि दो ट्रांसफार्मर है जिनमें समांतर प्रचालन में चलाना है तो कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा हो सकता है। ऑप्शन बी स्टार स्टार से स्टार डेल्टा हो सकता है। ऑप्शन डी डेल्टा डेल्टा से स्टार डेल्टा हो सकता है। ऑप्शन डी स्टार डेल्टा से डेल्टा स्टार हो सकता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा का इसमें संयोजन किया जा सकता है, क्योंकि इनकी केवी रेटिंग और सब की चीज़ इनका फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, स्टार डेल्टा है और यहाँ पर भी स्टार डेल्टा है, तो इनका समांतर प्रचलन किया जा सकता है। यहाँ पर स्टार स्टार है और यहाँ स्टार डेल्टा है, ये गलत हो गया। यहाँ डेल्टा डेल्टा है, यहाँ स्टार डेल्टा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ स्टार डेल्टा है और यहाँ डेल्टा स्टार है, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को कहा जाता है। जो वाइंडिंग प्रतिरोध होता है, वाइंडिंग में जो प्रतिरोध के कारण हानि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एडी करंट हानि। ऑप्शन बी तांबा हानि। ऑप्शन सी लोहा की हानि। ऑप्शन डी स्टेसिस हानि। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हानि होती है उसे हम तांबा हानि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से बहुत अधिक होता है। तो आपको बताना है जो ट्रांसफार्मर में हुआ कौन सा नुकसान है जो इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए कॉपर लॉस। ऑप्शन बी ऑप्शन ए कॉपर लॉस। ऑप्शन बी है कॉपर लॉस। ऑप्शन डी फिक्शनल लॉस। ऑप्शन डी विंडेज लॉस। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है तथा जो इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर में टेस्ट से बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में से होती है। जो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां होती है वो किस में होती है। ऑप्शन ए क्रोड में। ऑप्शन बी वाइंडिंग में। ऑप्शन सी मेन बॉडी में। ऑप्शन डी बुशिंग में। तो हमने अभी इसको बताया था, जो कॉपर हानियां होती है वो किस में होती है, वाइंडिंग में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा लास्ट में हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कॉपर की कमी पर नगण्य, यानी कि जो कॉपर की कमी होती है किस पर नगण्य होती है। ऑप्शन ए 1/4 बार पर। ऑप्शन बी आधे बार पर। ऑप्शन सी नो लोड पर। ऑप्शन डी पूर्ण बार पर। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो कॉपर की कमी होती है वह नो लोड पर नगण्य होती है, यानी कि नो लोड, यदि कोई लोड नहीं होगा तो उसकी कॉपर हानि भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, भार बढ़ाते हैं, जैसे जैसे भार बढ़ाते हैं तो यही जो कॉपर हानि होती है वह क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए जो नो लोड बिना लोड पर जो कॉपर हानि होती है वह नगण्य मानी जाती है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति के लिए लोह की क्षति का अनुपात होना चाहिए। यानी कि आपको बताना है, जो एक पावर क्या दे रखा है, बिजली ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर दे रखा है, पावर ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति और लोह क्षति का अनुपात कितना होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इनमें अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है, तांबे की क्षति, तांबे की क्षति बराबर होती है लोह क्षति, लोह क्षति के बराबर होती है। यानी कि इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, तभी जाकर इनकी क्या होता है, दक्षता अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। तो प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो विभव ट्रांसफार्मर होता है हमने बताया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तथा प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होती है, द्वितीयक से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख तो
सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम। ऑप्शन बी, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। ऑप्शन सी, अनंत फेरों की संख्या। ऑप्शन डी, इनमें से फेरे नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सेकेंडरी में फेरे होते हैं, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी प्राइमरी फेरों की संख्या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर की लोक रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित को घटाता है, यानी कि जो पटलित किया जाता है तो पटलित क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, कॉपर हानियों के लिए। ऑप्शन बी, हिस्टेरिस हानियों के लिए। ऑप्शन डी, भंवरधारा हानियों के लिए। ऑप्शन डी, हिस्टेरिसिस और भंवरधारा हानियों के लिए। तो ये पटलित किया जाता है, वह किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए इसको पटलित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी हल कर लिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी हमने पहले हल कर लिया है, जो वास्तविक परिणामित्र की घर्षण होती है वो होती है 0% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी हमने पहले हल कर लिया है। एक परिणामित्र एक युक्ति है जो क्या होती है? स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ऐसी विभव और धाराओं को करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफार्मर की कोर में भंवरधारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती है, यानी कि जो भंवरधारा हानि होती है वह किसके द्वारा घटाई जा सकती है? ऑप्शन ए, पटलनों की मोटाई बढ़ाकर। ऑप्शन बी, चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल बढ़ाकर। ऑप्शन सी, पटलनों की मोटाई घटाकर। ऑप्शन डी, चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल घटाकर। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो पटलन होते हैं इनकी मोटाई को हम घटाकर इसकी भंवरधारा हानियों को कम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? जो यानी किसी ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वह कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जो क्या होता है, लो हानि बराबर कॉपर हानि के होना चाहिए, तब इसकी अधिकतम दक्षता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हानि बराबर लो हानि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कॉपर हानि होती है वह लो हानि के बराबर होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है? लो हानि को हम क्या क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस हानि प्लस एडी करंट हानि, यानी कि यहाँ पर दिया जा सकता है हिस्टेरेसिस हानि प्लस एडी करंट बराबर कॉपर हानि, यह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री, जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाते हैं वह किसका बना होता है? ऑप्शन ए, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील। ऑप्शन बी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील। ऑप्शन सी, कास्ट स्टील। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह किसका बना होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील का बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या इसकी जगह क्या हो सकता है? सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन में यदि सिलिकॉन स्टील भी होता तो यह भी इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें दे रखा है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग के घुमाव की संख्या अधिक होती है? ऑप्शन ए, द्वितीयक वाइंडिंग के। ऑप्शन ए, बी, प्राथमिक वाइंडिंग के। ऑप्शन सी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के। ऑप्शन डी, कम वोल्टेज वाइंडिंग के। तो इसको हमने पहले हल कर लिया है। घुमाव की संख्या अधिक कहाँ पर होगी? जहाँ हाई वोल्टेज, जहाँ पर हाई वोल्टेज होगा वहाँ पर ही टर्नों की संख्या, जो टर्न होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच अंतर कितना होता है? ऑप्शन ए, 180 डिग्री। ऑप्शन बी, 150। ऑप्शन सी, 130 डिग्री। ऑप्शन डी, 120 डिग्री। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग होती है और ये द्वितीयक वाइंडिंग हो गई, तो इसमें कोई भी फेज कोण नहीं होता है तथा यह अंतर होता है वह होता है 180 डिग्री का माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? यानी कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका समांतर प्रचालन करना है, उसके लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन है, बराबर ध्रुवता, यानी सेम पोलरिटी होती है, यानी कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके समान होती है। ऑप्शन बी, बराबर धारा अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन बी, सी,
बराबर वोल्टता अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन डी केवीए रेटिंग समान होना चाहिए। तो आप सबको ध्यान रखना है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके समान ही इसकी समान पोलैरिटी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेम पोलैरिटी होना चाहिए, बराबर ध्रुवता इसकी होना चाहिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में शोषक ब्रीदर का कार्य क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर में शोषक होता है ब्रीदर, इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए वायु आवागमन बढ़ाना, ऑप्शन बी तेल की सतह बतलाना, ऑप्शन सी आर्द्रता सोखना, ऑप्शन डी तापक्रम को घटाना। तो आप सबको ध्यान रखना है जो शोषक होता है ब्रीदर वह क्या करता है? एब्जॉर्ब, जो आर्द्रता होता है इसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर यानी आर्द्रता को सोखने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं? यानी कि जो भार लेते हैं वो किस के आधार पर लेंगे? ऑप्शन ए कुंडलन की प्रतिबाधा पर, ऑप्शन बी केवीए सन्निधान पर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ऑप्शन डी दक्षता के आधार पर। तो आप सबको ध्यान रखना है जो वो भार लेंगे वो उनकी केवीए रेटिंग होगी, उसके आधार पर इसको भार को बांटेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है किसी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्न और प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट होगा। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है वह क्या होता है? N1/N2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1 होता है। तो इसमें क्या दे रखा है? सेकेंडरी टर्न और प्राइमरी के टर्नों का अनुपात दे रखा है 10:1, यानी कि पहले क्या दे रखा है? सेकेंडरी टर्न और बाद में क्या दे रखा है? प्राइमरी टर्न। तो क्या हो जाएगा? 1/10 बराबर, फिर क्या दे रखा है? यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पियर, यानी कि इसमें दे रखा है 2 एम्पियर I2 का मान अपॉन I1 का मान निकालना है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा? 10 दूना 20 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 20 एम्पियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार तांबे हानि दे रखा है 6400 वाट दे रखा है तो आधे भार में तांबे की हानि की कमी कितनी होगी? तो आपको बताना है जो आधे भार पर जो तांबे की हानि होगी वह कितनी होगी। तो आप सबको ध्यान रखना है यदि ट्रांसफार्मर पूर्ण भार का मान दे रखा है 6400 वाट, तो यदि हम आधे भार पर निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम इसको 1/4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6400 इंटू 1/4। तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 चौका 6 एकम 4 एकम 4 और 4 छिका 24, 4 का भाग देंगे 4 का भाग देंगे 6 में एक बार और कितने बच गए? 2, 24 हो गए, 4 छिका 24, यानी कि 1600 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परिणामित्र में 200 वर्तन प्राथमिक वाइंडिंग है, यानी कि N1 का मान कितना दे रखा है? 200। यदि वाइंडिंग में 240 वोल्टेज और V का मान कितना दे रखा है? 240 वोल्टेज और अधिकतम अभिवाह 5 मिली वेबर है, यानी कि फाई का मान कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³ वेबर दे रखा है। तो दी गई वोल्टता की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको क्या निकालना है? F का मान निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है जो विद्युत वाहक बल E के बराबर क्या होता है? 4.44 फाई FZ, ये इसका सूत्र होता है और हमको क्या निकालना है? F का मान। तो इसके सूत्र से F बराबर क्या हो जाएगा? E/4.44 इंटू 5 इंटू Z हो जाएगा। तो E का मान हम लिख देंगे, कितना दे रखा है E का मान? E का मान होगा जो वोल्टेज का मान होगा, तो E का मान दे रखा है 240 बटे में 4.44 इंटू फाई का मान कितना दे रखा है? फाई का मान आ गया अपने 5 इंटू 10⁻³ है माइनस में, तो ऊपर जाते कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा इंटू, और जेड का मान कितना दे रखा है? 200, यानी 200 वर्तन दे रखे हैं, 200 हो गए। अब इसको हम हल कर लेंगे, 5 को 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, यानी कि पूरा कितने कट जाएगा? 1000 से कट जाएगा। और अब इसको हल करेंगे तो डबल जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000, यानी 24,000 में हम भाग देंगे 444 का भाग देंगे। तो इसको पहले तो हम काट लेंगे 4 से, तो ऊपर तक बच गए
6000 बटे नीचे कितने बच गए, 1 1 1 यानी ट्रिपल 11, यानी इसका भाग हम देंगे 6000 में भाग देंगे 111 का, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद में कितना आएगा, जो भी आएगा वह इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इसमें है 54, इसमें है 84, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी है 78। तो इकाई का अंक कितना दे रखा है, इसमें अपना हल किया तो पहले 5 आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका भाग देंगे तो 54 पॉइंट कुछ इसका मान आएगा, तो इसका लगभग हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0/2 है। यदि प्राथमिक कुंडलन का EMF 220 वोल्टेज है तो द्वितीय कुंडली में EMF का मान निकालना है, यानी कि द्वितीय कुंडली में जो मान दे रखा है वो कितना होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मान निकालना है, वो कितना हो गया, तो 0 दे रखा है, तो यानी 0.2 का मतलब कितना होता है, 1/5। 0.2 का हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, तो N1/N2 का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया, बराबर V1/V2 हो जाएगा। आपको ध्यान है बराबर I1/I2 होता है, तो इसके अंतर्गत इसका मान रखेंगे, तो N1/N2 का मान कितना दे रखा है, 1/5 बराबर प्राथमिक कुंडलों का मान कितना दे रखा है, 220 वोल्टेज, और हमको क्या निकालना है, द्वितीयक, यानी कि द्वितीयक वोल्टेज का मान निकालना है V2 का। तो V2 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 220 × 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1100 वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे द्वारा गए क्वेश्चन को आपको कमेंट्स में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे तथा हम आगे वीडियो बनाते रहे, तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लेना, जिससे कि हमारे चैनल को आगे की ओर अग्रसर होए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।